हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड, और अब हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट टॉपिक, जिसमें कि हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्टली ईयर क्या होता है, डेट ऑफ वेस्टिंग क्या होता है। तो लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू द टॉपिक। पहला है फर्स्टली ईयर। फर्स्टली ईयर बेसिकली कब से कब के बीच में होता है? ये 1 जुलाई से 30 जून के बीच का पीरियड है, इसको फर्स्टली ईयर बोलते हैं। तो 1 जुलाई से ये शुरू होता है। अकबर ने बेसिकली 1555 AD में ऐसे ही अपने मन में उसके आया, तो उसने फर्स्टली 963 उसका 1555 AD में नाम रख दिया, फर्स्टली 963। तो अगर हमें आज की डेट में कैलकुलेट करना है फर्स्टली ईयर कौन सा चल रहा है, तो सपोज़ अगर हम जनवरी और जून के पीरियड में के बीच में हैं और हमें कैलकुलेट करना है कौन सा ईयर चल रहा है, तो हम 592 जो ईयर है उसमें से 592 आप डिडक्ट कर दो, तो वो फर्स्टली ईयर चल रहा है। और अगर जुलाई से दिसंबर के बीच का पीरियड है तो 593 डिडक्ट कर दो, तो उसको डिडक्ट करने के बाद आपका फर्स्टली ईयर आ जाएगा। फिर आ जाता है डेट ऑफ वेस्टिंग। डेट ऑफ वेस्टिंग क्या है? बेसिकली ये 1 जुलाई 1952 है। ये क्या है डेट ऑफ वेस्टिंग? बेसिकली डेट ऑफ वेस्टिंग तब है जब यूपी ज़मींदारी एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 आया था, जब ज़मींदारी एबॉलिशन हुआ था, ज़मींदारों से लैंड लेके और स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई थी, तो या जो भूमिधर्स थे उनमें वेस्ट हो गई थी, तो उसको बेसिकली जो वो दिन था कि भाई ये दिन माना जाएगा डेट ऑफ वेस्टिंग, वो था 1 जुलाई 1952। फिर आ जाता है थर्ड, ग्रोव लैंड। ग्रोव लैंड क्या है? एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड हैविंग ट्रीज प्लांटेड इन सच नंबर्स दैट दे प्रिक्लूड और व्हेन फुल ग्रोन विल प्रिक्लूड द लैंड और कंसिडरेबल पोर्शन देयर ऑफ फ्रॉम बीइंग यूज्ड प्राइमरीली फॉर एनी अदर पर्पस एंड द ट्रीज ऑन सच लैंड कॉन्स्टिट्यूट ग्रोव। क्या मतलब कि कोई भी ऐसा पीस ऑफ लैंड जहाँ पेड़ लगे हैं बहुत सारे बेसिकली, और ऐसे लगे हैं कि जो ज़मीन है नीचे की, वो उसमें कोई और खेती या तो नहीं हो सकती, या उस समय नहीं हो सकती, या आने वाले समय में वो खेती नहीं हो सकती, क्योंकि वो बेसिकली होता क्या है कि पेड़ों की छाँव से वो ज़मीन बेसिकली बिल्कुल छाया वाली हो जाती है, तो वहाँ ज़्यादा वो फसल वगैरह उग नहीं सकती। तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? ग्रोव लैंड बोलते हैं। फिर है अंडर प्रोप्राइटर। अंडर प्रोप्राइटर क्या होता है? अंडर प्रोप्राइटर बेसिकली यूपी ज़मींदारी एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जब हम देखते हैं तो उसमें ये बेसिकली अवध के एरिया में ये अंडर प्रोप्राइटर पाए जाते थे। अवध जो कि लखनऊ और फैज़ाबाद का एरिया है। तो बेसिकली जो सारी ज़मीन है वो ताल्लुकदार को दे दी गई थी और ज़मींदारों ने हल्ला गुल्ला किया। ताल्लुकदार बेसिकली वो थे जिनके ताल्लुक से वन वर्ड बना है ताल्लुकदार। तो ताल्लुकदार वो थे जिनके अंग्रेज़ों से बहुत अच्छे ताल्लुक थे, संबंध थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? उन लोगों को ज़मीन दे दी। तो जो ज़मींदार थे उन्होंने हल्ला गुल्ला किया कि भाई ऐसे कैसे आपने इनको ज़मीन दे दी। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ करा गया कि भाई ठीक है, लैंड हमने ताल्लुकदार को दे दी है, लेकिन ये जो बेसिकली हुआ ये था कि भाई जो अब ज़मींदार भी थे उनको ये माना गया कि ये भी ओनर होंगे और इनको अंडर प्रोप्राइटर बोला जाएगा।
इनके जो राइट हैं वो प्रोप्राइटर जैसे ही सेम होंगे, लेकिन वो दे वुड बी अंडर प्रोप्राइटर एंड वुड गिव रेंट टू देम एज दे वुड नॉट हैव राइट टू एंगेज डायरेक्टली विद गवर्नमेंट फॉर लैंड रेवेन्यू। वो जो ज़मींदार होंगे बेसिकली उनको क्या है, रेंट देना पड़ेगा ताल्लुकदारों को, क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से डील नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो जो हैं उनको अंडर प्रोप्राइटर बोला जाएगा, वो रेंट देंगे ताल्लुकदार को और ताल्लुकदार रेंट देंगे गवर्नमेंट को। ये बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ था। और फिर क्या है, जो अंडर प्रोप्राइटर का टेनेंट होगा वो प्रोप्राइटर का टेनेंट नहीं है, वो प्रोप्राइटर का टेनेंट नहीं माना जाएगा, और प्रोप्राइटर जो है उसके पास कोई राइट नहीं है री एंट्री का। इवन इस केस में अगर अंडर प्रोप्राइटर जो है वो हियरलेस मर जाता है, या बेसिकली हियरलेस मर जाता है, क्योंकि जो अंडर प्रोप्राइटरशिप थी वो अपने साथ में उसमें ट्रांसफरेबिलिटी और हेरिटेबिलिटी भी थी, जो कि दो एसेंशियल हैं ओनरशिप के। तो बेसिकली ये एक अंडर प्रोप्राइटर टाइप के ये बन गए अवध में, लखनऊ और फैज़ाबाद में। और इसमें भी दो टाइप के बेसिकली जो अंडर प्रोप्राइटर हैं, एक थे पुख्तादार जिनके साथ सब सेटलमेंट करी गई, और एक हैं मातहतदार बाय जुडिशल डिसीजंस। ऐसे लोग जो अंडर प्रोप्राइटर बने बाय जुडिशल डिसीजंस। फिर फिफ्थ आ जाता है सब प्रोप्राइटर। सब प्रोप्राइटर बेसिकली मोर और लेस अंडर प्रोप्राइटर के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये जो हैं ये आगरा प्रोविंस में पाए जाते थे। तो इन जो आगरा प्रोविंस वाले थे अंडर प्रोप्राइटर की तरह, उनको सब प्रोप्राइटर बोलते थे। फिर है परमानेंट लेसी इन अवध। ये बेसिकली जो है ये अवध में ही पाए जाते थे। इनका जो राइट थे वो हेरिटेबल था, परमानेंट था और नॉन ट्रांसफरेबल था, और इनका जो नाम था वो खेवट में चढ़ा हुआ था। तो ये बेसिकली टिपिकली अवध में ही पाए जाते थे। फिर है परमानेंट टेन्योर होल्डर। ये बेसिकली बलिया और गाज़ीपुर में पाए जाते थे, और ये बेसिकली 2000 एकड़ के आसपास का एरिया था जो ये लोग उस समय इनके अंडर में था। दे वर क्लासिफाइड एज टेनेंट बट पोजेस्ड फीचर्स ऑफ अंडर प्रोप्राइटर और सब प्रोप्राइटर। हालांकि ये टेनेंट की कैटेगरी में आते थे, लेकिन इनके पास जो फीचर्स थे वो अंडर प्रोप्राइटर और सब प्रोप्राइटर के थे। इनका जो इंटरेस्ट था वो परमानेंट था, हेरिटेबल था और ट्रांसफरेबल था। तो इनको बोलते थे परमानेंट टेन्योर होल्डर। फिर आ जाते हैं ठेकेदार। ठेकेदार क्या होता है? ठेकेदार जो है ये बेसिकली फार्मर होता है या लेसी ऑफ द राइट्स ऑफ अ ज़मींदार। ज़मींदार बेसिकली जो अपनी लैंड काम करने के लिए ठेके पे दे देते हैं, तो बेसिकली ये फार्मर है या एक तरह से किराएदार है ज़मींदार का। ही वॉज लाइबल टू पे एग्रीड लैंड टू लेसर, सॉरी एग्रीड लैंड नहीं, एग्रीड रेंट टू लेसर। बेसिकली ये जो भी रेंट तय हुआ ठेकेदार और भूमिधर के बीच में या ज़मींदार के बीच में, वो इसको देना होता था ज़मींदार को। ड्यूरिंग ठेका पीरियड लैंडलॉर्ड कुड नॉट एक्सरसाइज एनी राइट्स डेलीगेटेड टू हिम। ठेके का जो पीरियड होता था, जिस पीरियड के लिए ठेके पे दिया, उस समय पे लैंडलॉर्ड कोई अपने राइट्स बेसिकली एक्सरसाइज नहीं कर सकता था। ठेकेदार का ड्यूअल कैरेक्टर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस कई बार ठेकेदार पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठेकेदार का ड्यूअल कैरेक्टर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिकली जो लेसर, इन रिलेशन टू लेसर ही वॉज समवॉट लाइक अ टेनेंट, एंड इन रिलेशन टू टेनेंट्स ही वॉज लाइक अ ज़मींदार। बेसिकली होता क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। जो ज़मींदार से जिससे उसने लैंड ली काम करने के लिए, तो उसके संबंध में तो वो टेनेंट हो गया, किराएदार हो गया। और अगर उसने फर्दर उस ठेके के पीरियड में वो लैंड उसने किसी और को दी, तो उनके लिए वो ज़मींदार हो गया। तो बेसिकली इसका ड्यूअल कैरेक्टर होता था। टर्म्स ऑफ टेनेंसीज क्रिएटेड बाय हिम वाज बाइंडिंग ऑन ज़मींदार इवन आफ्टर ठेका वाज ओवर। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस टेनेंसी की थी वो ज़मींदार के ऊपर बाइंडिंग होती थी, चाहे ठेके का पीरियड ओवर भी हो गया तो भी। फिर आ गया विलेज आर्टिजन। बेसिकली विलेज आर्टिजन सेक्शन 4 सबसेक्शन 21 में है। इट मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट होल्ड एनी लैंड एंड हुज मेन लाइवलीहुड इज रिपेयर
और मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा। बेसिकली ऐसा पर्सन जिसकी कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन तो बेसिकली ऐसा पर्सन जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है और जो खेती से रिलेटेड टूल्स या इम्प्लीमेंट या तो बनाता हो या उनकी रिपेयर करता हो, उसको बोलते हैं विलेज आर्टिजन। फिर आ जाता है आबादी या विलेज आबादी क्या होता है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में है, इट मीन्स अ लोकल एरिया विच हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज विलेज और गांव इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। रेसिडेंट्स आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। आबादी या विलेज आबादी की लैंड ये होती है जो लोकल एरिया, जो विलेज या गांव रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ा हो, और यहाँ के बेसिकली जो रेसिडेंट्स हैं, रहने वाले हैं, वो उनका मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों। फिर आ जाता है फैमिली। फैमिली क्या है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 10 में। इसमें क्या है, फैमिली में आता है हस्बैंड, वाइफ या माइनर चिल्ड्रन। जुडिशली सेपरेटेड जो वाइफ है वो फैमिली का पार्ट नहीं मानी जाती। फिर 12th डेफिनेशन आ जाती है मिन जुमला नंबर, सेक्शन 4 सबसेक्शन 29 में। ये बेसिकली इट मीन्स ए शजरा नंबर डिनोटिंग ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए फील्ड विच हैज़ बीन थियोरेटिकली पार्टीशन बट नॉट पार्टीशन प्रैक्टिकली ऑन स्पॉट। ये बेसिकली क्या है, जैसे एक फील्ड है, अगर थियोरेटिकली पार्टीशन हो गई है कि भाई 2-3 लोगों की ज़मीन है ओनरशिप में, और थियोरेटिकली कागज़ों के ऊपर वो पार्टीशन हो गई है, लेकिन ऑन स्पॉट फिज़िकली उसमें कोई मेड़ या दीवारें नहीं खींची, तो ये बेसिकली वो शजरा नंबर, जुमला नंबर वो होता है। बिफोर क्रिएटिंग दिस नंबर इट इज़ नेसेसरी दैट एनी को शेयरर may execute sale deed in respect of part of land in favor of third person, and thereafter लेखपाल makes endorsement in land record। ये नंबर क्रिएट करने से पहले ये ज़रूरी है कि, इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई को शेयरर है वो सेल डीड करना चाहता है, तो ऐसे में लेखपाल को बेसिकली लैंड रिकॉर्ड में उस चीज़ का एंडोर्समेंट करना पड़ेगा, वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। फिर आ जाता है टोंगिया प्लांटेशन, ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 19 में है। ये बेसिकली क्या होता है, एक टेम्परेरी कल्टीवेशन है क्रॉप्स की इन ग्रोइंग स्टेट ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था ग्रोव लैंड, सपोज़ जब पेड़ लगाए तो बेसिकली वो ग्रोव लैंड हो गई, लेकिन जब तक पेड़ छोटे हैं तब तक वो उनके आसपास की लैंड को बेसिकली वो यूज़ करा जा सकता है के लिए, तो उसको बोलते हैं टोंगिया प्लांटेशन। It is regularly done by tenure holder till the trees are not fully grown up and makes it impossible to do cultivation। तो वही बात कह रहा है कि ये टेन्योर होल्डर द्वारा रेगुलरली तब तक करी जाती है जब तक कि पेड़ इतने बड़े ना हो जाए कि कुछ उसमें कल्टीवेशन हो ही ना सके उसके पेड़ों के अलावा। फिर आ जाता है खुदकाश्त या सर लैंड क्या होती है। खुदकाश्त की लैंड मतलब इट मीन्स अ लैंड अदर देन सर, cultivated by a zamindar either by himself or by hired labor or servants। Every khudkasht is not sir but every sir is khudkasht। खुदकाश्त लैंड, खुद काश्त मतलब बेसिकली खेत में काम करना, काश्तकारी। तो खुदकाश्त लैंड जो है वो बेसिकली ऐसी लैंड है जो सर लैंड नहीं होती। तो सर लैंड क्या होती है वो हम अभी देखेंगे जब हम सर लैंड की बात करेंगे। तो ये वो लैंड है जो सर लैंड नहीं है, और ये ज़मींदार के द्वारा या तो खुद या हायर्ड लेबर, किराए पे लेबर या सर्वेंट्स के द्वारा इस पे खेती करी जाती है। हर खुदकाश्त लैंड जो है वो सर लैंड नहीं होती, लेकिन हर सर लैंड खुदकाश्त लैंड होती है। अब आ जाते हैं सर लैंड क्या होती है। सर मीन्स ओन लैंड डिक्लेयर्ड सर अंडर आगरा या अवध टेनेंसी एक्ट। लैंड विच वॉज खुदकाश्त बट वॉज डिमार्केटेड एज सर लैंड। इसमें क्या हुआ था कि आगरा और अवध टेनेंसी में कुछ जो खुदकाश्त लैंड थी उनको सर लैंड डिमार्केट या सर लैंड डेजिग्नेट कर दिया गया था कि भाई ये आपकी खुद की लैंड है। तो सर लैंड के बारे में एक चीज़ बोली जाती है, वंस ए सर ऑलवेज ए सर। एक बार सर हो गई तो हमेशा सर रहेगी। ऐसे ही टेनेंट्स के लिए बोला जाता है उसमें कि वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट। ये नहीं कि टेनेंट बाद में उसका वो बन जाएगा ज़मींदार। एक बार टेनेंट है कोई तो वो हमेशा के लिए टेनेंट रहेगा। ऐसे ही एक बार ज़मीन जो है वो सर लैंड हो गई तो वो हमेशा के लिए सर लैंड रहेगी। तो
एवरी खुद कास्ट लैंड इज़ नॉट सर, बट एवरी सर लैंड इज़ खुद कास्ट। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। तो गाइज़ ये थी डेफिनेशंस, ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसी के साथ हमारा ये बेसिकली सब्जेक्ट ख़त्म होता है, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। आई होप ये इंटरेस्टिंग बना होगा और आप लोगों को इजीली समझ आएगा, और आप अगर मेन पॉइंट्स ये ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।